हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं C2 साइकिल या फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है या C2 साइकिल क्या होती है, उस सब चीज़ों के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि C3 साइकिल क्या होती है और C3 साइकिल से भोजन कैसे बनता है। तो मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि भोजन बनने की प्रोसेस है वो C3 साइकिल के द्वारा कंप्लीट हो जाती है। लेकिन C3 साइकिल के द्वारा कंप्लीट कैसे हुई? रूबिस्को एंजाइम ने वो प्रोसेस संपन्न करवाई। और रूबिस्को एंजाइम ने किसके द्वारा करवाई? CO2 के जुड़ने की वजह से। अब देखिए, एनवायरनमेंट में हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ गया हो या फिर CO2 की कंसंट्रेशन हो गई कम और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो गई ज़्यादा। दो सिनेरियो है, ध्यान रखना। CO2 की कंसंट्रेशन तो क्या हो गई? कम हो गई और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। अब हमने रूबिस्को एंजाइम के एक्टिव साइट की बात की थी कि उसके ऊपर CO2 और O2 दो चीज़ें जुड़ सकती हैं इस एक्टिव साइट के ऊपर। यानी कि ये रूबिस्को की एक्टिव साइट थी और इस एक्टिव साइट के ऊपर ऑक्सीजन भी बाइंड हो सकती है और CO2 भी बाइंड हो सकती है। वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। अगर CO2 ज़्यादा है तो फिर वह CO2 बाइंड होगी और CO2 जुड़ के क्या करेगी? C3 साइकिल को कंप्लीट करेगी। लेकिन अगर एनवायरनमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन तो हो गई कम और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो गई ज़्यादा। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? देखो, फोटोसिंथेसिस इनिबिट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस की रेट है वो कम हो जाती है। एकदम से इनिबिट तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो कम होगी। यह ओटो वॉरबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बारे में बताया कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो कम होती है। अब फोटोसिंथेसिस की रेट कम क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन के बढ़ने की वजह से इस एक्टिव साइट पर क्या जुड़ने लग जाएगा? ऑक्सीजन जुड़ने लग जाएगी और यह CO2 को जुड़ने नहीं देगी। CO2 को जुड़ने नहीं देगी तो इस वजह से क्या होगा कि CO2 फिक्स होना कम हो जाएगी और ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ना शुरू कर देगी। अब देखिए, ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस के अंदर कोई रोल नहीं होता। ऑक्सीजन से प्लांट्स जो है वो रेस्पायरेशन ज़रूर करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन जो होता है एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है और अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर प्लांट का फोटोसिंथेसिस की रेट कम करते हैं, क्योंकि रूबिस्को एंजाइम के साथ में क्या जुड़ने लग जाएगा? ऑक्सीजन जुड़ने लग जाएगी। तो इस चीज़ को कम करने के लिए क्या किया जाएगा? फोटो रेस्पायरेशन किया जाएगा या C2 साइकिल चलाई जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन को कंसंट्रेशन को तो बैलेंस किया जाएगा और जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाएगी तो फिर से क्या चलने लग जाएगी? C3 साइकिल चलने लग जाएगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यह एक अडप्टेशन है। अडप्टेशन क्या है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो रही है तो उसको कम करने का एक अडप्टेशन कौन सी है? C2 साइकिल। और C2 साइकिल जो है वो ओनली C3 प्लांट में ही चलती है। C4 प्लांट और केम प्लांट में C2 साइकिल नहीं चलती। अब क्यों नहीं चलती उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कौन खड़ी कर रहा है? ऑक्सीजन प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है और इसके समाधान के बारे में अपन अब बातें करने वाले हैं। तो रूबिस्को की आप फुल फॉर्म पढ़ते हो। रूबिस्को एक शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। यानी कि यह राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, या इसका नाम दिया था हमने RUBP। इसके ऊपर या तो ऑक्सीजन जोड़ सकता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ सकता है, दोनों काम करता है। अगर यह कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है यानी कि रूबिस्को अपनी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और अगर यह ऑक्सीजन जोड़ता है तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है। यानी कि C2 साइकिल चलेगी। C2 साइकिल के अंदर रूबिस्को एंजाइम कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो देखिए C2 साइकिल के बारे में, इट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द साइकिल ऑफ C2। C2 इसको क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वह कितने कार्बन का होगा? 2 कार्बन का होगा और उसका नाम क्या है? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है 2 कार्बन का होने की वजह से इसको C2 साइकिल कहते हैं। और इसको फोटो रेस्पायरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन जुड़ रही है। लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रही है? ऑक्सीजन काम आ रही है, और जब ऑक्सीजन को कोई जीव काम में लेता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। और यह लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो इसका नाम क्या दे दिया? फोटो रेस्पायरेशन इसका नाम दे दिया। अब अपन देखते हैं कि दिस प्रोसेस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि 3 सेल ऑर्गेन्स होते हैं
उन तीनों सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या होता है, C2 साइकिल चलती है। अगर C2 साइकिल कैसे चलती है इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो अब रुबिस्को एंजाइम RUBP पर कब तो करेगा कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी और कब करेगा ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, और इसके अंदर क्या चेंज आएंगे उसके बारे में अगर देखें तो इनकी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में अपने को थोड़ा सा देखना होगा। अब ये जो आप केमिकल स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं यह RUBP की स्ट्रक्चर है जो 5 कार्बन का होता है। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट जो हैं वो दोनों अलग अलग जगह पर जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने उसको बिस बोला। एक होता है डाई। अगर ये फॉस्फेट कंटिन्यूसली मान लो यहाँ पर जुड़ा हुआ होता तो हम इसको डाई बोल देते, और अलग अलग कार्बन के ऊपर सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो हम यहाँ पर डाई यूज नहीं करके क्या देते हैं, बिस यूज करते हैं। 3 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हो तो उसको ट्रिस, ट्राइस ऐसे उसका नाम दिया जाता है। तो RUBP के ऊपर रुबिस्को एंजाइम ने काम किया तो इनिशियली इसकी इस पोजीशन के अंदर चेंज आ जाता है। इनिशियली क्या हो जाता है, इस पोजीशन के अंदर चेंज आ जाता है, इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। अब सिचुएशन डिपेंड करेगी कि CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो यह इस पाथवे पे आएगा, यानी कि C2 वाले पाथवे पे आएगा। और अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर यह C3 साइकिल वाले पाथवे के अंदर चलना स्टार्ट करेगा। अब C3 वाले पाथवे के अंदर अपन जानते हैं कि 2 प्रोडक्ट बने 3 कार्बन के, 3 फॉस्फोग्लिसरेट हमने उसका नाम दिया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसका नाम दिया, जो 3 कार्बन के थे और 2 बने। 6 कार्बन का कोई कंपाउंड टूटा जिसके अंदर 3 कार्बन के 2 कंपाउंड अपने को बनते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अगर यह C2 साइकिल के अंदर चला गया तो इसके अंदर एक तो बनता है 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, या इसको फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बोल सकते हैं। ये फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड या फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, और एक बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब C2 साइकिल के अंदर ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, 3PGA बना है, यह क्या चला जाएगा, C3 साइकिल के अंदर चला जाएगा। यानी कि 6 कार्बन का एक कंपाउंड बना है। अभी अपन देखेंगे कार्बन को कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ये 3 कार्बन का एक कंपाउंड बना है, यहाँ पर 2 कार्बन का एक कंपाउंड बना, टोटल हो गए 5। तो RUBP पर ऑक्सीजन जुड़ा तो 5 ही कार्बन थे, और अगर RUBP पर CO2 जुड़ गया तो उसके बन गए 6 कार्बन, और 5 कार्बन के अंदर 2 कार्बन का तो ये एक कंपाउंड बन गया, और 3 कार्बन का ये एक कंपाउंड बन गया। अब देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं, इनकी साइट क्या होती है और इनका बनने का फ़ायदा क्या हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में अब अपन देखते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि C2 साइकिल जो होती है वो 3 सेल ऑर्गेनल्स के अंदर परफॉर्म होती है, और यह सीक्वेंस भी फिक्स होती है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट आता है, उसके बाद में पेरोक्सिसोम आता है, और पेरोक्सिसोम के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया आता है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ये देखिए, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जिसके 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। यहाँ पर कार्बन बैलेंस का अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है उसका ध्यान रखना होता है, और एक कार्बन बैलेंसिंग का ध्यान रखना होता है। अगर ये इम्बैलेंस हो गया तो फिर अपन समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ से भोजन बना है, कितनी CO2 फिक्स हुई हैं और कितने भोजन के अणु बने हैं। तो यहाँ पर अपने को थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब देखिए, 2 राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट काम में लिए हैं तो कितने कितने कार्बन के हैं, एक राइबुलोज 1 बिसफॉस्फेट है वो 5 कार्बन का है, तो टोटल यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 10 कार्बन हो गए। अब फोटो रेस्पायरेशन चल रहा है, यानी रुबिस को क्या करेगा, ऑक्सीजन को काम मिलेगा। ऑक्सीजन को इसने जोड़ा, ऑक्सीजन को जोड़ा तो अपन ने देखा कि एक तो बना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो यहाँ पर 2 लिए काम में, राइबुलोज 1,5 फॉस्फेट या RUBP 2 काम में लिए हैं, तो यहाँ पर 3PGA भी क्या बनेंगे, 2 बनेंगे, यानी कि 6 कार्बन तो ये हो गए। इसके अलावा फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया, 2 ये बने हैं तो 4 कार्बन के ये हो गए। आप देख पा रहे हो कि 10 कार्बन है वो बैलेंस हो पा रहा है। यहाँ पर भी 10 कार्बन थे और यहाँ पर भी कितने बन चुके हैं, 10 कार्बन बन चुके हैं। अब ये 3PGA बनता है, यह C3 साइकिल के अंदर चला जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं होती। अब 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, यह 2 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, जिसकी वजह से इस साइकिल को अपन क्या बोलते हैं,
C2 साइकिल। फॉस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट बनता है और यह ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से कहाँ आ जाएगा, पेरोक्सिसोम के अंदर आ जाएगा। ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम के अंदर आकर के एक ऑक्सीडेज एंजाइम इसके ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, ग्लाइओक्जिलेट। यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लाइओक्जिलेट बनेगा। अब ग्लाइओक्जिलेट से एक अमोनिया आता है और इस न्यू ग्लाइओक्जिलेट पर जुड़ कर के क्या बनाएगा, ग्लाइसिन एमिनो एसिड। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये आती है कि ये अमोनिया आया कहाँ से। जब ग्लाइओक्जिलेट पर अमोनिया जुड़ेगा तो फिर क्या बनता है, ग्लाइसिन नाम का एमिनो एसिड बनता है, जो कि स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड होता है। अगर आपने कभी बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लाइसिन क्या है। तो ग्लाइसिन एक सबसे छोटा एमिनो एसिड होता है। टोटल 20 एमिनो एसिड होते हैं, उनमें से सबसे छोटा कौन सा होता है, ग्लाइसिन होता है। अब देखिए इस ग्लाइसिन को एमिनो ग्रुप किसने दिया, इसके लिए एक दूसरा एमिनो एसिड होता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट ने अपना एमिनो ग्रुप ग्लाइओक्जिलेट को दिया, जिसकी वजह से बना ग्लाइसिन। अब उसके अंदर खुद ग्लूटामेट जो है वो 2-ऑक्सोग्लूटरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये अपन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब अपने को आराम से समझ में आ जाएगा कि ग्लूटामेट कैसे एमिनो ग्रुप देता है, उससे वापस से कैसे रिडक्शन होता है, कैसे ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे फिलहाल तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये एक अमोनिया आया और अमोनिया किसके ऊपर जुड़ा, ग्लाइओक्जिलेट के ऊपर जुड़ा, जिसकी वजह से ग्लाइसिन बना। अब यह 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के होते हैं, यह मूवमेंट करते हुए कहाँ से आ जाएंगे, पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तो निकल गया CO2, एक तो क्या निकल गया, CO2 निकल गया, एक अमोनिया यहाँ से निकल गया। 2 ग्लाइसिन एमिनो एसिड थे, 2 ग्लाइसिन एमिनो एसिड से मिलकर के क्या बनाया है, सिर्फ एक सेरीन एमिनो एसिड। अब ग्लाइसिन तक कितने कार्बन थे, 2 कार्बन। ग्लाइसिन तक कितने कार्बन तक चल रहा था मामला, 2 कार्बन। अब 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल हैं तो इसका मतलब कितने कार्बन थे, 4 कार्बन। 4 कार्बन में से एक CO2 यहाँ पर निकल गया, पीछे कितने कार्बन बचे, 3 कार्बन। अब ये 3 कार्बन का एक सिंगल कंपाउंड बन गया, जिसका नाम क्या होता है, सेरीन होता है। सेरीन भी एक एमिनो एसिड ही होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। यहाँ से एक अमोनिया भी निकल गया। अब यह अमोनिया यहाँ ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे से होते हुए कहाँ पर चला जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ जाएगा। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आने के बाद में ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बनता है और ग्लूटामीन से वापस से 2 ग्लूटामेट बनते हैं, जहाँ पर 2-ऑक्सोग्लूटरेट आकर के बनेंगे। ये अपन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर यही चीज़ पढ़ेंगे कि अमोनिया कैसे बनती है, नाइट्रेट कैसे बनती है, नाइट्राइट कैसे बनती है। तो वहाँ पर ये अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सेरीन है, माइटोकॉन्ड्रिया से वापस पेरोक्सिसोम के अंदर जाएगा, सेरीन से वापस अमोनिया हटेगा। यहाँ से तो अमोनिया जुड़ा और यहाँ पर वापस अमोनिया हटा, तो ये वापस बैलेंस हो जाएगा। ग्लूटामेट को ये अमोनिया वापस दे दिया जाएगा। यानी यहाँ पर अमोनिया किसने दिया था, ग्लूटामेट नाम के एमिनो एसिड ने, जिसकी वजह से ग्लूटामेट किस में कन्वर्ट हो गया, 2-ऑक्सोग्लूटरेट के अंदर। अब यह 2-ऑक्सोग्लूटरेट के ऊपर वापस जुड़ के क्या बना लेगा, ग्लूटामेट बना लेगा। यानी कि आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। अब सेरीन है, अमोनिया निकल के क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनता है और हाइड्रोक्सी पायरुवेट से ग्लिसरेट बनता है, जो एनर्जी को रिड्यूस के रूप में, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एनर्जी काम में नहीं ली जा रही, बल्कि एनर्जी तो यहाँ पे बनाई गई है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया है, वह NAD से क्या बना रहा है, NADH, यानी रिड्यूस फॉर्म में आपको एनर्जी मिल रही है। और यह एनर्जी वापस कहाँ काम में ली जा रही है, यहाँ पर ये वापस काम में ली जा रही है। अब हाइड्रोक्सी पायरुवेट से एनर्जी काम में लेके रिड्यूस फॉर्म बन के क्या बन जाएगा, ग्लिसरेट। यह ग्लिसरेट पेरोक्सिसोम से क्लोरोप्लास्ट के अंदर चला जाएगा और ग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना लिया जाएगा। अब अपन जानते हैं कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो C3 साइकिल का स्टेबल कंपाउंड है, यानी वह भी किस में जा सकता है, C3 साइकिल या केल्विन साइकिल के अंदर जा सकता है। यानी कि एक 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पर मिला
और एक अपने को यहाँ पर मिला। ये अपने 2 RUVP लिए तो इसका मतलब 2 यहाँ पर मिलेंगे और 2 यहाँ पर मिलेंगे। अगर एक RUVP काम में लेते तो 1 बनता, लेकिन अगर एक RUVP काम में लेते तो 2 ग्लाइसिन यहाँ नहीं होते, और अगर यहाँ 2 ग्लाइसिन नहीं होते तो एक सेरीन यहाँ पर नहीं बनता। यानी कि 2 कार्बन के कंपाउंड से 3 कार्बन का कंपाउंड नहीं बन सकता था। इसीलिए 2 कंपाउंड लेने अनिवार्य रूप से होते हैं, कम से कम अपने को 2 तो लेने ही लेने होते हैं। इसीलिए हमने 2 लिए। अगर ये एक ही लेते तो यहाँ पर अपने को ग्लाइसिन से सेरीन बनता हुआ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर वापस से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिल गया। अब एक 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यानी कि 3 कार्बन तो ये हो गए और 3 कार्बन के 2 कंपाउंड ये हो गए। ये अपने पास में टोटल रेशियो मिला। वापस से केल्विन साइकिल के अंदर ही एंटर हो गए। तो फिर अपना इसके पास फायदा क्या हुआ, यानी कि अपना फायदा क्या हुआ? तो अपना फायदा देखिए ये हुआ कि 6 कार्बन, तो ये 10 कार्बन थे टोटल, 10 कार्बन से 6 कार्बन तो अपने को यहाँ मिल गए और 3 कार्बन यहाँ मिल गए। अब 3 कार्बन यहाँ मिल गए, यानी कि टोटल कितने हो गए? 9 कार्बन। यानी कि साइकिल के अंदर वापस अगर अपन पहुँचे हैं तो अपने को 9 कार्बन मिले हैं। और शुरुआत कहाँ से की थी? 10 कार्बन से की थी। तो एक कार्बन कहाँ गया? एक कार्बन ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 के फॉर्म में वापस से रिलीज हो गया। यानी कि अपने को एक CO2 का लॉस हो गया। एक CO2 क्या हो गया है? लॉस हो गया। फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ, और फोटोसिंथेसिस तो नहीं हुआ तो चलो नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ साथ में एक CO2 का लॉस हो गया। तो हमने ये C2 साइकिल क्यों की? एक तो हमने अपना नुकसान कर दिया, फोटोसिंथेसिस भी नहीं किया, एनर्जी भी लग गई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एनर्जी यहाँ पर भी लग रही है, और यहाँ पर भी एक फेरोडॉक्सिन नाम का कंपाउंड आता है जो रिड्यूस फॉर्म में एनर्जी को काम में लेता है। तो हमने इतना एनर्जी का इन्वेस्टमेंट क्यों किया? तो देखिए C2 साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? C2 साइकिल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप मरने जा रहे हो तो 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो मर जाओ या आप बीमार रह जाओ। तो अपन जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? बीमार रहने का चुनेंगे, कि अगर वापस से अपन ठीक भी हो सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ होता है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, C3 साइकिल नहीं चल पा रही है। C3 साइकिल नहीं चल पा रही है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को करना है कम, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम करना है तो देखिए 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे काम में ले ली गई हैं, और 2 ऑक्सीजन ये हैं। इसके साथ साथ में ये एक यहाँ पर होती है। टोटल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल काम में ले लिए गए? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल वापस काम में ले लिए गए, जिसके अंदर से एक ऑक्सीजन वापस से रिलीज हो जाता है यहाँ पर। यानी कि 3 ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया जाता है, 3 ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया जाता है। तो यानी कि हमने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम कर दिया, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम कर दिया तो इसका मतलब अब रूबिस्को पर वापस से CO2 जुड़ सकती है, और रूबिस्को पर वापस से CO2 जुड़ सकती है। इसका मतलब C3 साइकिल वापस से चल सकती है, फोटोसिंथेसिस वापस से चल सकता है। और अगर C2 साइकिल नहीं चलती तो फिर C3 साइकिल भी नहीं चल सकती थी। यह ऑक्सीजन कंटिन्यूसली रूबिस्को को क्या कर देती? इनिबिट कर देती। इसीलिए हमने एनर्जी का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन एनर्जी का इन्वेस्टमेंट इसलिए किया है ताकि भविष्य के अंदर वापस से क्या चल सके? C3 साइकिल चल सके, फोटोसिंथेसिस चल सके। इसीलिए C2 साइकिल से कोई फ़ायदा नहीं होता, C2 साइकिल से नुकसान होता है। लेकिन फिर भी यह अपन करते हैं, और यह अपन क्यों करते हैं? ताकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को रूबिस्को के पास से किया जाए कम। और ये एक इनिशियल कंडीशन होती है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो उसके अंदर परमानेंट अडप्टेशन आएगा, और परमानेंट अडप्टेशन किस फॉर्म में आएगा? C4 साइकिल के फॉर्म में आएगा। ये टेम्परेरी अडप्टेशन है कि प्रॉब्लम चल रही है, नॉर्मल ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, तो उसको कम करने के लिए क्या चलेगी? C2 साइकिल चलेगी। लेकिन अगर मान लो परमानेंट ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, अब एनवायरनमेंट में परमानेंट ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, तो आप ये C2 साइकिल तो कंटिन्यू कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो एनर्जी कॉस्टिंग प्रॉब्लम है। और अगर यहाँ पर ही एनर्जी कॉस्ट चुकाओगे, आप यहाँ पर एनर्जी खर्च करोगे, तो फिर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस कहाँ से करोगे? तो उसके लिए परमानेंट अडप्टेशन आएगा, और वो परमानेंट अडप्टेशन किस फॉर्म में आएगा? C4 साइकिल के फॉर्म में, या C4 प्लांट के फॉर्म में आएगा, जिसके अंदर बंडल स्थित सेल बनेंगी नहीं,
मेसोफिल सेल्स तो ऑलरेडी होती हैं, C3 में भी होती हैं, C4 में भी होती हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगी बंडल स्थित सेल्स। और बंडल स्थित सेल्स की खास बात क्या होगी कि वहाँ पर ऑक्सीजन कभी बनेगी ही नहीं। बंडल स्थित सेल्स के अंदर आपको कभी ऑक्सीजन दिखाई ही नहीं देगी, और ऑक्सीजन क्यों नहीं दिखाई देगी उसकी भी वजह अपन C4 साइकिल के अंदर पढ़ेंगे। तो ये अपनी C2 साइकिल थी। ये एक बचाव का उपाय है, रुबिस्को को CO2 प्रॉपर मिलती रहे और ऑक्सीजन रुबिस्को के पास से कम हो जाए। यहाँ पर अपने को बेशक एक कार्बन का लॉस हुआ है, लेकिन फिर भी अपन क्या रह गए, प्लांट क्या रह गई, जिंदा रह गए। एक कार्बन का लॉस करके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से CO2 आ जाएगी और फिर से फोटोसिंथेसिस है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये होती है अपनी C2 साइकिल, फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक CO2 तो बाहर निकली है, यानी कि 10 कार्बन से कितने कार्बन मिले हैं, 9 कार्बन, यानी एक CO2 क्या निकल गई, बाहर निकल गई, और 3 ऑक्सीजन है वह काम में ले ली गई। तो वह प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन काम में ली जाए और CO2 बाहर निकाली जाए क्या कहलाती है, रेस्पायरेशन कहलाती है। लाइट की वजह से ये रेस्पायरेशन हो रहा है तो इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, फोटो रेस्पायरेशन। तो ये होता है अपना फोटो रेस्पायरेशन। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में परमानेंट ही बढ़ चुकी है तो फिर उसका समाधान कैसे किया जाएगा। उसका समाधान किया जाएगा C4 प्लांट के फॉर्म में, और C4 प्लांट के फॉर्म में कैसे समाधान किया जाएगा उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज इतना ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।